तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लेडी एल्डर थी और एक बूढ़ा एल्डर, और उनके साथ एक और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर था। वह लेडी एल्डर वहां पर एक बंदे से कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे हेवनली डिफाइन पिल दे दो, वरना हम तुम्हें आज छोड़ेंगे नहीं। वहां पर वो जो बंदा होता है वह खड़ा होता और कहता है, जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस है मैं तुम लोग से लड़ता रहूंगा और मैं तुम लोग को कभी भी हेवनली ट्रीजर नहीं सौंपूंगा। वहाँ पर बूढ़ा एल्डर बोलता है, अगर तुम ऐसे जिद पर अटे रहे तो आज पक्का ही तुम हमारे हाथों मरोगे। वह बूढ़ा एल्डर अपनी एक काफी खतरनाक पावर को समन करने लगता है। तभी वहाँ पर वो जो बंदा होता है, गाइस इस बंदे का नाम होता है रुइन। वहाँ पर जो रुइन होता है वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड स्किल के साथ उन सभी एल्डर्स पर अटैक कर देता है, लेकिन वह सभी एल्डर्स वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल और टॉप के बंदे थे। और वहाँ पर वो जो रुइन होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ उन सभी एल्डर्स पर अटैक करता है, लेकिन वह एल्डर्स अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए रुइन को तुरंत जमीन पर पटक देते हैं, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और वहाँ पर जो रुइन था वह इन सबसे कमजोर नहीं था, लेकिन यहाँ पर 3 एल्डर्स थे और ये तीनों वर्ल्ड की टॉप पर थे। अगर यहाँ पर रुइन एक बंदे से अकेले फाइट करता तो वह उन्हें हराने की क्षमता रखता था। वहाँ पर बूढ़ा एल्डर कहता है, अगर तुम आज नहीं मानोगे तो तुम आज पक्का ही मारे जाओगे। वहाँ पर लेडी एल्डर कहती है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, हेवनली डिफाइन पिल हमें दे दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर रुइन बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको, और जिस हेवनली ट्रीजर का तुम लोग पाने का सपना देख रहे हो बस भूल जाओ। और गाइस इस एल्डर्स ने रुइन को जहर भी दे दिया था, जिसके कारण रुइन्स की वेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वहाँ पर वो तीनों एल्डर्स बोलते हैं, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपनी सबसे खतरनाक पावरफुल स्वॉर्ड स्किल का उपयोग सीधे रुइन्स पर कर देते हैं, जिससे रुइन्स पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर रुइन्स उन सभी धमाकों को अपने ऊपर झेल लाता। रुइन्स के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम सोचते हो कि मुझे ऐसे हरा सकते हो? वहाँ पर रुइन्स एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ी रोशनी फैलने लगती है। तभी वो बूढ़ा एल्डर बोलता है, ये तो फिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन का उपयोग करके अपने आप को ब्लास्ट कर रहा है। और ये क्या, उसने तो हेवनली पिल को बाहर निकाल दिया है। वो तीनों एल्डर्स जैसे ही देखते हैं कि रुइन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ ही साथ हेवनली पिल को भी, वो लोग तुरंत हेवनली पिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर जो रुइन था वह जानता था कि तीनों एल्डर्स उसके पास जरूर आएंगे, इसलिए वह तुरंत अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर रुइन्स की जैसे ही बॉडी ब्लास्ट होती है, वह तीनों एल्डर्स की भी पूरी बॉडी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ इतना बड़ा धमाका होता है कि कुछ भी जिंदा नहीं बचता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हेवनली ट्रीजर पिल होता है वो वहीं के जंगलों में जाकर गिर जाती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो हमारे एनिमी का मेन कैरेक्टर था वो पढ़ते हुए किताब जा रहा था। और गाइस इस बंदे का नाम टीजू था। वहाँ पर टीजू एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था, इसीलिए वह रास्ते में चलते चलते किताब पढ़ रहा था, क्योंकि वह इस बार फेल नहीं होना चाहता था। उसके बाद जो टीजू होता है वो अपने फादर के पास जाता है। टीजू के फादर वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करते थे। वहाँ पर टीजू के फादर बताते हैं कि इस बार हमने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, जिन्हें हम बेचकर काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे हम तुम्हारी स्कूल की फीस और जो एग्जाम होगा उसके लिए एग्जाम फीस भी दे सकते हैं। और इस बार तुम भी काफी मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे तुम पास हो सको। वहाँ पर टीजू अपने पिता की बात पर सहमति भी लाता है। तभी वहाँ पर एक मोटा बंदा उनके घर के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है, क्या रे, तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं ना, तो तुमने हमारा उधार क्यों नहीं चुकाया? आज मैं तुम्हारे घर में जो भी सारी चीजें हैं वो लूट कर लेकर चला जाऊंगा। वहाँ पर टीजू अपने फादर और मदर के पास पहुँचता है। टीजू के फादर और मदर वहाँ से एक बंदे को रोकते हैं और कहते हैं, प्लीज वो पैसे मत ले जाओ, वो हमने अपने बेटे के एग्जाम फीस के लिए बचा कर रखा है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन वह बंदा टीजू के फादर को जमीन पर पटक देता है। इस सारी चीजों को देखकर टीजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर जो टीजू की मदर होती है वह तुरंत उस मोटे बंदे के सामने झुक जाती है और कहती है, प्लीज वो पैसे हमें वापस कर दो, हमारे बेटे की फ्यूचर की बात है।
उसका एग्जाम आने वाला है, अगर वह एग्जाम में नहीं बैठता तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो मोटा सेठ बोलता है, तो तुम्हारे बेटे का फ्यूचर खराब होता है तो खराब होने दो ना, मैं तो अपना पैसा वसूल कराऊंगा। और ये बोलकर उन सभी को धक्का देकर वहां से चला जाता है। वहां पर जो टीजू के फादर होते हैं वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थे और वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं और कहते हैं ये जो मोटा सेठ है वो काफी ज्यादा हरामी है, मैंने इससे जितना पैसा उधार लिया था मैं उसे दोगुना वापस कर चुका हूँ, लेकिन यह बार बार अपना इंटरेस्ट बढ़ा देता है जिसके कारण हमारे पैसे का दाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तो इस बार तो तुम्हारा एग्जाम का पेपर है, अगर तुम्हारी एग्जाम फीस नहीं जमा करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। दरअसल ये इनका मामा होता है, वो भी एक कल्टीवेटर था। वो तुरंत उन लोग के पास आता है और ये सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है मैं लेट हो गया, अगर मैं सवेरे आया होता ना तो जिसने ये सारी चीजें की मैं उनका मुंह तोड़ देता। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो टीजू के फादर को बताता है कि वांग फैमिली में बहुत सारे इमोर्टल्स आने वाले हैं और गाइस इमोर्टल्स हुआ होते हैं जो कल्टीवेशन करते हैं। वहां पर वो बंदा बोलता है कि वांग फैमिली से 3 बंदों को चुना गया है जो टेस्ट देने के लिए हैंगुइज सेक्ट जाएंगे जहां पर कल्टीवेशन सिखाई जाती है। और मैंने अपनी सोर्स का उपयोग करते हुए टीजू का भी नाम वहां पर लगवा दिया है और मैं चाहता हूं कि आप टीजू को भी हैंगुइज सेक्ट ज्वाइन करने के लिए उनका टेस्ट देने के लिए भेजे। अगर टीजू उसमें कामयाब हो जाता है तो आप लोग की इज्जत भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पैसे की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। वहां पर टीजू के फादर बोलते हैं कल्टीवेशन के रास्ते में काफी ज्यादा खतरा होता है और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा किसी खतरे में पड़े, इसीलिए हम चाहते हैं वो एग्जाम देकर एक अच्छी सी लाइफ जिए। वहां पर वो बंदा बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी लाइफ में खतरे तो होते हैं लेकिन वो खतरों से लड़ना भी सीख जाता है। अगर आपका बेटा उस हैंगुइज सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है तो आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। वहाँ पर जो टीजू होता है वो तुरंत अपने माता पिता के सामने झुक जाता है और कहता है फादर प्लीज मुझे हैंगुइज सेक्ट के टेस्ट को जाने के लिए इजाजत दीजिए। वहाँ पर फादर और मदर उसके पास पहुँचते हैं और अपने बेटे को जिद करता हुआ देखकर वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो जो मामा होता है वह कहता है तो ठीक है कल वांग फैमिली में आ जाइएगा, वांग फैमिली में वहाँ पर इमोर्टल आने वाले हैं और मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, आप लोग तैयारियां करवा दीजिए टीजू की। और यह बात बोलकर वो मामा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, टीजू के मदर फादर और टीजू को लेकर जा रहे थे वांग फैमिली में, जहाँ पर टीजू के डैड बोलते हैं एक टाइम था जब वांग फैमिली की मेन फैमिली ने हमें बाहर निकाल दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टीजू के मदर फादर की काफी बढ़िया से स्वागत किया जाता है। वहाँ पर टीजू के मदर फादर से आज भी वांग फैमिली के कुछ बंदे काफी ज्यादा प्यार करते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीजू एक बंदे के पास जाता है जो टीजू का दोस्त होता है। वह बंदा भी टीजू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गाइस ये भी टीजू के साथ हैंगुइज सेक्ट का टेस्ट देने के लिए जाने वाला था। तभी वहाँ पर वांग झांग जो वांग फैमिली का मेंबर था और यही बंदा टीजू के फादर को हमेशा परेशान करवाया करता था, वह टीजू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि हैंगुइज सेक्ट में कोई ऐसे ही ज्वाइन नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हारे पास वेंस यानी क्यूआई भी होनी चाहिए। वहाँ पर टीजू को देखकर कहता है क्या तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए वेंस और क्यूआई है। वहाँ पर टीजू इसका मतलब ही नहीं जानता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान से कल्टीवेटर आता है और वह कल्टीवेटर हवा में स्वाट पर फ्लाई कर रहा था। वहाँ पर सारे लोग कल्टीवेटर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर कल्टीवेटर बोलता है तुरंत तुम लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लो, हम लोग हैंगुइज सेक्ट के निकलने वाले हैं। वहाँ पर वांग फैमिली का हेड उस कल्टीवेटर का स्वागत करता है लेकिन वह कल्टीवेटर बोलता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से हैंगुइज सेक्ट के लिए निकलना चाहिए क्योंकि हैंगुइज सेक्ट में टेस्ट शुरू होने वाला है। तुरंत वो अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को बुला लेता है और कहता है तुम लोग जल्दी जल्दी इस फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़ जाओ जिससे हम लोग हैंगुइज सेक्ट की तरफ निकल जाए। वहाँ पर जो टीजू होता है उन कल्टीवेटर से थोड़ा सा टाइम मांगता है, तुरंत अपने फादर और मदर के पास जाता है और तुरंत उनके सामने झुक जाता है और उनको प्रणाम करता है।
टीजू के मदर और फादर उसको आशीर्वाद देते हैं। वहाँ पर टीजू और के मदर और फादर थोड़ा भावुक थे क्योंकि टीजू आज पहली बार उनसे इतना ज़्यादा दूर जा रहा था और वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर। टीजू की मदर टीजू से बोलती है अपना ध्यान रखना और सेफली और खतरों से बचकर वापस आ जाना। वहाँ पर टीजू कहता है डोंट वरी मॉम। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेटर्स उन सभी को लेकर हैंगुई सेक्ट की तरफ निकल रहा था। वहाँ पर पूरे बादलों में काफी ज्यादा बढ़िया सा सीन दिखाई दे रहा था। वहाँ पर टीजू देखता है कि हैंगुई सेक्ट आ चुका है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो कल्टीवेटर होता है वो पानी के ऊपर ग्लाइड कराते हुए सभी को हैंगुई सेक्ट की तरफ ले जाने लगता है। हैंगुई सेक्ट को देखकर वहाँ पर टीजू काफी ज्यादा शौक में था। उसके बाद वो जो कल्टीवेटर होता है वो थोड़ी देर में उन सभी को लेकर जहाँ पर टेस्ट होने वाला था वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज के, और वो सारे लोग हैंगुई सेक्ट में ज्वाइन होकर कल्टीवेशन सीखना चाहते थे। और तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है और वो एल्डर बोलता है मैं वो इमॉर्टल हुआंग लोंग और मैं इस हैंगुई सेक्ट का हेड हूँ और मैं यहाँ पर तुम लोग के टेस्ट को लेने आया हूँ। यहाँ पर हैंगुई सेक्ट में केवल वही ज्वाइन हो सकता है जिसके पास वेन्स और क्यूआई हो, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर एक कल्टीवेटर के पास ये दोनों चीजें नहीं है तो वो अपनी कल्टीवेशन को स्पीड के साथ नहीं बढ़ा सकता और शायद वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। और हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारे सेक्ट में केवल वही ज्वाइन हो जिसके पास ये दोनों चीजें हों, वरना फालतू लोगों को लेने का क्या फायदा। जिन लोगों के पास ये दोनों चीजें नहीं होगी उन्हें हैंगुई सेक्ट में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। हमारे कुछ एल्डर्स आपके टेस्ट को शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हैंगुई सेक्ट के 2 एल्डर्स तुरंत वहां पर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स का वो क्यूआई चेक करने लगते हैं। और वहां पर बहुत सारे लोग के पास तो क्यूआई नहीं था जिसके कारण वो लोग बाहर फेंक दे रहे थे। तभी टीजू के साथ जो वांग जुआना था उसको एक एल्डर चेक करता है। उसकी बॉडी से पीला ऑरा निकलता और उसके पास क्यूआई और विंस दोनों थी। वहां पर वो एल्डर बोलता है तुम्हारा नाम वांग जियाओ है ना, तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं जो एक कल्टीवेटर में होनी चाहिए, तुम इसके लिए सेलेक्टेड हो। और तुरंत वांग जियाओ को हैंगुई सेक्ट में ज्वाइन करवा देता है। और वहाँ पर जो वांग जियाओ होता है वह टीजू और उसके दोस्त की तरफ देखता है, जहाँ पर टीजू का दोस्त वांग जियाओ की तरफ एक अजीब सा इशारा करते बोलता है अरे देख क्या रहे हो, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, अभी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होता है वो टीजू को दोस्त को अपने पास लेता है ताकि वह उसके क्यूआई और वेन्स को चेक कर सके। वहाँ पर जो टीजू का दोस्त होता है वो तो एकदम उस एल्डर का पहले खूब ज्यादा तारीफ करने लगता है। आप ही तो यहाँ के भगवान और माई दादा हो, आपके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो एल्डर तुरंत टीजू के दोस्त को उठाता और कहता है तुम बातें काफी ज्यादा अच्छी कर लेते हो। वहाँ पर वो एल्डर टीजू के दोस्त को क्यूआई और वेन्स को चेक करता और कहता है तुम्हारे पास टैलेंट तो है लेकिन आधा ही टैलेंट है। वहाँ पर जो टीजू का दोस्त होता है तुरंत एल्डर के पास जाता है और उसे कुछ गिफ्ट देते हुए बोलता है मेरे फादर ने ये आपके लिए 300 स्प्रिट मशरूम्स भेजे हैं और मैं आपको और भी ज्यादा दे सकता हूँ। और आप जानते हैं कि मेरे पास टैलेंट तो है ना, वैसे भी मेरे पर कोई इतना ज्यादा शक नहीं करेगा, आप इस मामले को हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको और भी सारे गिफ्ट दे सकता हूँ। वो एल्डर्स कहता है तुम सेलेक्टेड हो और तुरंत उसको साइड में कर देता है। वहाँ पर टीजू का दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एल्डर्स होते हैं वह टीजू के वेन्स और क्यूआई को चेक करने लगते हैं, लेकिन टीजू के पास उतना ज्यादा क्यूआई और वेन्स नहीं था जिसके कारण वह तुरंत नॉट एलिजिबल हो जाता है। और तुरंत वो एल्डर कहता है तुम सेलेक्टेड नहीं हो। टीजू जैसे ये वर्ड सुनता है वह काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर टीजू को अपने फादर के साथ जो भी बदतमीजी होती थी वह सारी याद आने लगती है कि उसके फादर को लोग कैसे ज्यादा परेशान करते थे। और वहाँ पर टीजू को भी अपनी बेइज्जती याद आने लगती है। टीजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वो एल्डर लॉन्ग युआन बोलता यहाँ पर जितने भी लोग हैंगुई सेक्ट में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं ऐसा नहीं है कि वो लोग अब हैंगुई सेक्ट के डिसाइपल नहीं बन सकते। दरअसल एक टेस्ट और होगा। दरअसल कुछ विंस और क्यूआई होती हैं
जिन्हें नॉर्मल मेथड से पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे हैंगुई सेक्ट में दूसरा टेस्ट बनाया गया है। दरअसल आप लोग आसमान की तरफ देखिए, आसमान में आपको वो हेवनली एक महल दिख रहा है ना, आप लोग को वहां चढ़कर जाना है। वो हेवनली महल काफी ज्यादा दूर है और आपको ध्यान देना होगा कि आप जैसे जैसे उस हेवनली महल की तरफ बढ़ेंगे आपको बहुत सारे इल्यूजन्स आएंगे, लेकिन आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और इन इल्यूजन से बचना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको वहां से तुरंत जमीन पर ढकेल दिया जाएगा। और एक बात और, अगर आप उस महल तक पहुंच जाते हैं और अगर आपके पास क्यूआई और वेंस नहीं होगा तो महल आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा और आपको उठाकर सीधे बाहर फेंक देगा। तो चलिए टेस्ट शुरू किया जाए। और आसमान से बहुत सारे अजीब अजीब से पत्थर हवा में उड़कर सीधे वहां पर उस महल तक जाने का रास्ता बनाने लगते हैं। सारे जो कॉन्टेस्टेंट्स थे वो तुरंत दौड़कर उधर जाने लगते हैं। वहां पर टीजू भी देखता है कि सारे लोग जा रहे हैं, इसीलिए वो दौड़ता दौड़ता उस पत्थरों के अजीब से रास्ते पर चढ़ने लगता है। सारे लोग उस पर चढ़ते जा रहे थे और इधर हमें दिखाया जाता है जो टीजू होता है वो उन अजीब से पत्थरों पर चलता जा रहा था। टीजू अपने साइड ओर देखता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे अजीब अजीब तरह से गिर रहे थे। उसके बाद हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो उस महल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर तो आसमान से बिजली गिर गई है और जिससे उसका पूरा शरीर ही अड़क गया है। वहाँ पर वो बंदा तुरंत उन वेंस को छोड़ देता है जिससे तुरंत वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर कल्टीवेटर्स थे जो तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर लेकर चले जाते हैं। दरअसल ये एक इल्यूजन था, वो महल ऐसा इल्यूजन पैदा कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बंदे तो ऐसे ही गिर जा रहे थे और इधर हमें दिखाया जाता है जो टीजू होता है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। वो और भी ज्यादा चढ़ते जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि उसके हाथ के तो ऊपर अचानक से लावा गिर गया है। टीजू तुरंत वेंस को छोड़ देता है, पर अचानक से टीजू अपने आप को एक अजीब से दुनिया में पाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ लावा ही लावा था। टीजू कहता है ये इल्यूजन है, मुझे इस इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। और जो टीजू होता है उस लावा में कदम रख देता है, लेकिन टीजू को एहसास होता है कि वो तो लावा के अंदर जा रहा है। टीजू कहता है ये एक इल्यूजन है, मुझे बाहर निकलना ही होगा। टीजू थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और फिर से वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। टीजू कहता है यह किस तरह का इल्यूजन है, मेरा पूरा हाथी एकदम अजीब से लावा से जल रहा है, मुझे अपने आप को एकदम स्टेबल करना होगा ताकि मैं इस इल्यूजन को तोड़ सकूं, वरना मैं अगर इस इल्यूजन में फंसकर जमीन पर नीचे गिर गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसके बाद जो टीजू होता है वो अपने माइंड को स्टेबल करता है और फिर वो अपने आप को उस पहाड़ के टॉप पर पाता है जहाँ पर वो हेवनली महल मौजूद था। टीजू कहता है आखिर मैं अपने एम तक पहुँच गया, लेकिन टीजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि टीजू के आगे कोई रास्ता ही नहीं था। टीजू के आगे मतलब पूरा ही पूरा खाई था। टीजू कहता है मुझे उस महल तक पहुंचना होगा, शायद ये एक इल्यूजन हो, लेकिन टीजू भी जानता था अगर ये इल्यूजन नहीं हुआ, अगर वह उस गड्ढे में गिर गया तो बचेगा नहीं। पर टीजू कहता है मुझे यह रिस्क लेना ही होगा और टीजू अपनी माइंड को फिर से स्टेबल करने लगता है और वह उस महल की तरफ बढ़ने के लिए उस खाई में कदम रख देता है। लेकिन टीजू काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वो खाई थी नहीं बल्कि एक इल्यूजन वाली सीढ़ी थी। वहां पर टीजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह महल की तरफ बढ़ने लगता है। टीजू जैसे महल के पास पहुंचता है अचानक से टीजू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह महल टीजू को अपने अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था। टीजू काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो, क्या मेरे पास थोड़ी भी वेंस और क्यूआई मौजूद नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर टीजू उस अदृश्य दरवाजे को पीटने लगता है पर वह कवच टूट ही नहीं रहा था। वहाँ पर टीजू को एहसास हो जाता है कि वह उस महल के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन का टैलेंट ही नहीं है। और यही सब सोचते हुए जो टीजू था वो फिर से वापस मुड़कर नीचे की तरफ जाने लगता है,
पर वहाँ पर टीजू फिर से एक बार मुड़ता और दौड़ते दौड़ते सीधे जाकर उस कवच से टकरा जाता है। वह कवच टीजू को उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है जो टीजू था वह बहुत ही जाकर दूर गिरता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर टीजू की आंखें खुलती है। टीजू काफी ज्यादा चोटिल था, लेकिन अचानक से एक अजीब सी शक्ति उसके सारे घाव को ठीक कर रही थी। टीजू अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक अजीब सा पील पड़ा हुआ था। टीजू कहता है ये क्या है जिसने मेरे पूरे घाव को ठीक कर दिया। टीजू के बॉडी पर इस समय एक भी घाव नहीं था। वहाँ पर टीजू उस पिल को लेने के लिए आगे बढ़ता, जैसे उस पिल को टच करता है अचानक से टीजू को एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है और थोड़ी देर में टीजू एक अजीब से वर्ल्ड में चला जाता है। और ये और कुछ नहीं बल्कि हेवन डिफाइनिंग पिल का वर्ल्ड था। टीजू अपने चारों तरफ अजीब अजीब सी लाइट्स को देखकर काफी ज्यादा शौक था। तभी हमें एपिसोड की फर्स्ट में जो एल्डर दिखाई दिया गया था वो आ जाता और कहता है फाइनली वह दिन आ चुका है जब मैं इस हेवनली डिफाइंड पिल से बाहर निकलूंगा। और गाइस जब वहां पर वो ब्लास्ट हुआ था तो वो एल्डर सारे मारे गए थे, लेकिन एल्डर रूइन की सोल इस हेवन डिफाइन पिल में चली गई थी जहां पर वो एक बॉडी की आने का इंतजार कर रही थी जिससे वो उस बॉडी पर कब्जा कर सके और फिर से उस पिल से बाहर निकलकर अपने पुनः जीवन को जी सके। वहाँ पर जो एल्डर रूइन होता है वह कहता है आखिर वह दिन आ चुका है जब मेरे पास तुम जैसा एक बंदा आ गया है। अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। यहाँ पर जो टीजू था वह उस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वह एल्डर तुरंत उसकी बॉडी अजीब से लाइट से चमकने लगती है और सीधे वो टीजू की तरफ बढ़ने लगता है। टीजू शौक में वही खड़ा ही रहता है। वो एल्डर एक अजीब सा रोशनी बल का सीधे जाकर टीजू की बॉडी से टकरा जाता है और तुरंत वो टीजू की बॉडी पर कब्जा करने लगता है। टीजू की जो सोल होती है वह उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर टीजू साफ साफ अपनी बॉडी को देख पा रहा था। वहाँ पर टीजू कहता है क्या मेरा यही अंत है। पर अचानक से टीजू को एहसास होता है कि वह फिर से अपनी बॉडी में उसकी सोल वापस आ चुकी है और वह एल्डर की बॉडी तुरंत फिर से बाहर चली गई थी। वह एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है आखिर मैं इस लड़के की बॉडी पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर टीजू अपनी आंखों को खोलता है और कहता है क्या मैं ठीक हूँ, और तुरंत अपनी बॉडी को एकदम बढ़िया से चेक करने लगता है। वहाँ पर टीजू काफी ज्यादा खुश था। वहाँ पर जो एल्डर रूइन था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है कैसे, आखिर मैं इसके बंदे पर अपना पूरा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत को फिर से एक बार इकट्ठा करता है और दुगने जश के साथ टीजू की बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। टीजू वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। वह एल्डर टीजू की बॉडी से बहुत ही बार आर पार हो जा रहा था। वह एल्डर तुरंत एक जगह पर रुकता और कहता है ये कैसे हो सकता है। क्या इस हेवनली डिफाइन पिल ने इस बंदे को अपना मालिक चुन लिया है। पर ये कैसे हो सकता है। वो हेवनली डिफाइन पिल एक ऐसे बंदे को कैसे चुन सकता है जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन का टैलेंट ही नहीं है। और एक तो इसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, ये तो पहले लेवल पर भी नहीं है, ये एक नॉर्मल बंदा है। पर ये हेवन डिफाइनिंग पिल इसे कैसे चुन सकता है। वहाँ पर वो जो एल्डर रूइन था वो काफी ज्यादा शौक था। तभी वहाँ पर जो टीजू होता है वो उस एल्डर को ग्रीट करता और कहता है सीनियर आप मुझे कल्टीवेशन सिखाइए और मैं जैसे जैसे पावरफुल होता जाऊंगा आपको आपके लाइफ में वापस लाने की कोशिश करूंगा। वो एल्डर बोलता है तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है, तुम तो एक कचड़े हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं इतना ज्यादा महान एल्डर तुम्हें अपना शिष्य बनाकर तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। और तुरंत वहाँ पर जो एल्डर रूइन होता है वो टीजू को उठाकर बाहर फेंक देता है। टीजू उसको पिल को देखता है और तभी उसे कोई बुला लेता है। टीजू कहता आया और तुरंत उधर दौड़कर जाने लगता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल को लाइक